ठीक है। तो आज अपन मूवमेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, आइसोमेट्रिक्स। स्टार्टिंग करते हैं। आइसोमेट्रिक्स की तीन टाइप्स की मूवमेंट होती हैं, एक्टिव और पैसिव। पहले सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं दो मूवमेंट्स, के अंदर फिर डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स होते हैं ना। तो सबसे पहला है आइसोमेट्रिक्स। सबसे इजीली मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आपने अपनी नेक के पीछे की तरफ एक हाथ रख लीजिए और उसको अपनी नेक को पुश करिए और अपने हाथ को वहीं रहने दीजिए। मतलब आप अपनी नेक को पीछे की तरफ दबा रहे हैं और अपना हाथ आपको रेसिस्ट, अपना जो हाथ है वो आपको रेसिस्ट कर रहा है, और जो आपकी मसल्स हैं, जो आपके एक्सटेंसर मसल्स हैं नेक की, वो पुश कर रही हैं आपको रेसिस्टेंस के अगेंस्ट में। तो वो सारी एक्सरसाइज कहलाएंगे आइसोमेट्रिक। लाइक अगर मैं अपने हाथ पे एक दूसरे हाथ से मैंने दबा लिया और एक हाथ से मैं उसको उठाने की बहुत देर तक कोशिश कर रहा हूँ, मूवमेंट्स कुछ भी नहीं हो रही है। आइसो मीन्स सेम, मैट्रिक मीन्स कुछ भी डिस्टेंस या फिर कुछ भी मैट्रिक मीटर्स। तो जो मूवमेंट्स हैं वो सारी की सारी सेम रहेंगी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको अपन लोग आइसोमेट्रिक बोलते हैं। तो इसको मैं डेफिनेशन बोलेंगे, इट इज अ स्टैटिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस इन व्हिच द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रोसीजर फॉर्म विद एन प्रोसीजर विद एन एप्लीकेबल चेंजेस। एन एप्लीकेबल यानी कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में, और जो मसल्स की जो लेंथ रहेगी वो विदाउट विजिबल रहेगी, मतलब कोई भी उसमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा हम लोग को। अब सेकंड है आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक के लिए जनरली हम लोग मशीन्स यूज करते हैं, नॉर्मली हाथ से हम लोग नहीं करते हैं। आइसोकाइनेटिक का एग्जांपल है सीपीएम मशीन। आप नेट पे डालिएगा सीपीएम। सीपीएम ये होता है, सीपीएम इज अ कंटिन्यूस पेसिव मूवमेंट मशीन। अभी उसमें होता ही है कि लाइक अगर किसी के नी की सर्जरी हुई, एसीएल इंजरी हुआ है, कुछ लिगामेंट टीयर हुआ है, तो उसमें वो मशीन अपन लोग लगा देते हैं, तो वो कंटिन्यूसली अपने हिसाब से एक लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन में एक लिमिटेड टाइम तक चलती रहती है। मतलब खुद वो मूवमेंट करती है एकदम बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम में, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कि इट इज अ फॉर्म ऑफ डायनामिक एक्सरसाइजेस। द टर्म आइसोकाइनेटिक रिफर्स टू द मूवमेंट दैट ऑकर एट एन इक्वल कांस्टेंट स्पीड। मतलब एक स्पीड कांस्टेंटली वो चले जा रही है, अपने हिसाब से चल रही है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। तो आइसो मीन सेम एंड काइनेटिक मतलब मोशन, काइनेटिक मोशन सेम रहेगा उसमें। अब आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का बेस्ट एग्जांपल है 10 किलो का वेट अपने हाथ में ले लीजिए और उससे डंबल्स की बाइसेप्स की एक्सरसाइज करिए, तो आइसोटोनिक हो जाएगा, यानी कि एक सेम टोन में हम लोग कुछ भी एक्सरसाइज को कर रहे हैं। इट मीन्स इक्वल टेंशन व्हेन द टेंशन इन द मसल्स इज इक्वल, इट रेफर्स टू एज आइसोटोनिक। ठीक है। ये तीन टाइप की जो है मूवमेंट्स होती हैं, आइसोकाइनेटिक होती है, आइसोमेट्रिक होती है, आइसोटोनिक होती है। ठीक है। अब मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवमेंट? मूवमेंट इज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल एनिमल्स। जितने भी सारे एनिमल्स हैं सब में कहीं ना कहीं मूवमेंट होती ही है, और उसके अंदर एक लीवर होता है, जो आपने शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा, मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। लीवर होता है ताकि हम लोग एक वाइड वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स को प्रोड्यूस कर सकें। हम्म बोन्स जनरली अपनी बॉडी में लीवर का काम करती हैं। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, तो एक तरफ आप अपने बॉडी वेट पे मतलब पाम पे एक वेट रख लीजिए और दूसरी तरफ से आप अपनी बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करिए। तो बाइसेप को आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और पाम के वेट को उठा पा रहे हैं, तो यानी कि एक टाइप का लीवर फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। तो उसमें बोन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो इसमें लिखा हुआ है द बोन फॉर्म्स द आर्म और रिजिड बार ऑफ द लीवर एंड फल्क्रम। लीवर एंड फल्क्रम में जो बोन है वो एक काम कर रही है लीवर का, वेयर द मूवमेंट टेक प्लेस, जहाँ की मूवमेंट हो पा रही है। जो वहाँ पर स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके फंक्शंस के लिए। और इसमें जो मूवमेंट्स हैं वो मेनली पेशेंट्स में क्लासिफाइड की जाती हैं दो तरीके से, एक एक्टिव होती है, दूसरी होती है पैसिव। अभी एक्टिव के अंदर कुछ टाइप्स होते हैं, लाइक वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। मतलब वॉलेंट्री यानी कि जो हम लोग खुद चाहकर कर रहे हैं, इनवॉलेंट्री मतलब कि ऑटोमेटिक हो रहे हैं। अब आप स्ट्रोक के केस में देखेंगे, थर्ड ईयर में आप पढ़ेंगे, एक क्लोनस होता है। क्लोनस मीन्स आपने देखा भी होगा, जो शायद सुना भी होगा कि सेरेब्रल पाल्सी के अगर पेशेंट्स हैं तो वहां पर ऑटोमेटिक मूवमेंट होती है, मतलब वो चाह नहीं रहे लेकिन फिर भी उनका हाथ हिल रहा है। या फिर बुजुर्ग लोगों में भी देखा होगा आपने, उनकी गर्दन अपने आप हिलती रहती है, नेक की इन्वॉलेंट्री मूवमेंट हो रही होती है। तो वहां पर भी एक इन्वॉलेंट्री मूवमेंट है, उसको हम लोग इन्वॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं। अब वॉलेंट्री मूवमेंट के कुछ टाइप्स हैं।
असिस्टेड मतलब हम लोग कुछ हेल्प कर रहे हैं उसको उठाने में। दूसरा होगा रेसिस्टेड असिस्टेड, मतलब थोड़ा सा उसको उठवा रहे हैं लेकिन फिर उसको रोक भी रहे हैं साथ ही साथ, तो होगी असिस्टेड असिस्टेड। और एक होती है सिंपल रेसिस्टेड, जिसमें रेसिस्टेंस लगाते हैं हम लोग मूवमेंट में, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंट एक्सरसाइजेस। अब सेकंड पॉइंट है पैसिव मूवमेंट, यानी कि पेशेंट खुद कुछ भी नहीं कर रहा है, हम उससे करवा रहे हैं, वो होंगी पैसिव मूवमेंट। उसमें रिलैक्स पैसिव मूवमेंट होती है, पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन भी होता है। मतलब जो हम लोग मोबिलाइजेशन करते हैं, मोबिलाइजेशन मतलब होता है दो बोन्स के बीच में हम लोग उसको मोबिलाइज कर रहे हैं। लाइक जब नी जॉइंट में कुछ स्टिफनेस आ जाती है, या फिर नी जॉइंट हम मतलब सर्जरी का केस है, नी जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो हम दोनों हाथ से उसको मोबिलाइज करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में। वो ग्लाइड्स होती हैं उसके अंदर, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो मोबिलाइजेशन हो रहा है यानी कि हाथ से मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो भी एक पैसिवली काम हुआ, यानी कि पैसिव मोबिलाइजेशन। एक होता है रिलैक्स पैसिव मूवमेंट, यानी कि रिलैक्स हम लोग अगर स्ट्रोक के केस में देखें, अगर किसी को पैरालिसिस हुआ है तो वो पेशेंट अपने हाथ को नहीं उठा पाता है, तो अपन लोग उसको बिल्कुल फ्लैसिड है, बिल्कुल ढीला हाथ है, लेकिन अपन उसको बिल्कुल रिलैक्स है लेकिन फिर भी उठा रहे हैं, तो वो रिलैक्स पैसिव मूवमेंट होगी। अब एक टॉपिक है, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर कि फ्री एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। Free exercises are those which are performed by patients by own muscles effort without the assistance। मतलब कि कोई भी इसमें मदद नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं ले रहे हैं, ना हम लोग वेट कफ ले रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, वो खुद अपने हिसाब से एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी उसमें एक्सटर्नल असिस्टेंस या रेसिस्टेंस और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कहीं से नहीं लग रहा है, उसको फ्री एक्सरसाइज बोलते हैं। जिसका बेस्ट एग्जांपल है लाइक आप जंपिंग जैक्स कर रहे हैं, एक टाइप की एक्सरसाइज होती है, या फिर हम लोग और सिंपल वर्ड्स में बोले तो स्क्वाट्स, उठक बैठक लगा रहे हैं, तो ये फ्री एक्सरसाइज, इसमें आपको किसी भी एक्सटर्नल एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, आपकी बॉडी वेट ही आपका एक्सरसाइज का पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अभी इसके एडवांटेजेस क्या है, ऑब्वियसली अपना पेशेंट खुद ही एक्सरसाइज कर रहा है तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही है ये उसका एडवांटेज, उसको सिखा दिया, वो घर पे खुद जाके कर सकता है। तो द एडवांटेज ऑफ द एक्सरसाइज आर द वंस द पेशेंट इज मैच्योर्ड इन द टेक्निक, पेशेंट परफॉर्मेंस, किसी भी परफॉर्मेंस को अगर मतलब कर पा रहा है, अच्छे तरीके से सीख गया है, तो वो खुद से प्रैक्टिस कर सकता है जब उसको खुशी के हिसाब से जब लगे तब। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अब पेशेंट को हमने सिखा तो दिया, लेकिन उसकी इंटेंसिटी, किस लेवल पे उसको एक्सरसाइज करनी है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, वो पता नहीं होती। वो एक मतलब इस फील्ड में मतलब ट्रेंड नहीं होता है कि कितना उसको करना है, किस डिमांड पे करना है, तो वो जितनी डिमांड चाहिए उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए वो नहीं करता है, जिसके कारण वो मतलब प्रॉपरली ट्रेंड नहीं हो पाता है उस चीज़ को लेकर। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको कि मैंने, हाँ, वही नी इंजरी का पेशेंट है, उसकी इंजरी हुई है, नी जो कॉन्डाइल्स हैं, लेटरल एंड मीडियल कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर फ्रैक्चर हैं। तो अब हमने उसकी जो है रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब वो पैर उठा नहीं पा रहा है। अब उसको सिखा तो दिया कि ऐसे सामने की तरफ उठाओ, लेकिन वो खुद से तो दर्द हो रहा तो नहीं उठाएगा। लेकिन अपने को क्या होता है, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, आपको बहुत प्रेशर से और उसको मतलब भले ही पेन हो रहा हो फिर भी आप करे जा रहे हो एक्सरसाइज, तो एक वो आप अलग से एक परफॉर्म कर रहे हो, तो वो चीज़ वो खुद नहीं समझ सकता, उसको कोई फिजियोथेरेपिस्ट की सामने जरूरत हो तो ही वो करेगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ लास्ट पॉइंट में, इट रिक्वायर्स मूवमेंट अंडर सुपरविजन एंड गाइडेंस। तो सुपरविजन और गाइडेंस की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। क्लासिफिकेशन क्या है फ्री एक्सरसाइजेस के? क्लासिफिकेशन है लोकलाइज्ड एंड जनरल। तो क्लासिफिकेशन है लोकलाइज्ड, क्या होती है? लोकलाइज वो होगी जहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लाइक हम लोग किसी जॉइंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो सिर्फ वहीं पर एक्सरसाइज करना है। जैसे स्क्वाट्स की मैंने बात करी तो जनरल एक्सरसाइज होगी, इसके अंदर पूरी बॉडी काम कर रही है। लेकिन लोकलाइज्ड की अगर बात करूँ तो हम लोग नी जॉइंट के ऊपर अगर बात कर रहे हैं कि स्पेसिफिक उसे नी जॉइंट की एक्सरसाइज सिखाई है मैंने, तो वो उसकी हो जाएंगी लोकलाइज्ड एक्सरसाइजेस। ठीक है, इसमें कोई डाउट लग रहा है क्या, लोकलाइज्ड में और जनरल में? ओ सर। आपको कुछ पूछना है, आपके मन में कुछ डाउट आ रहे हैं तो मुझे पूछिएगा, मतलब एक्स्ट्रा, मतलब इस कोर्स में जो पढ़ा रहा हूँ इसके अलावा भी कुछ डाउट आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा मेरे से। ओके सर। लाइक सर वो जो इस टाइप की एक्सरसाइज उसको किस में डालेंगे अपन, या रेसिस्टेंस बैंड को किस में डालेंगे, ये सब पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, सिर्फ हम लोग इस टॉपिक को नहीं स्टडी कर रहे हैं, पूरा ओवरऑल एक्सरसाइज को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हाँ।
तो जनरल एक्सरसाइजेस लाइक पूरी बॉडी से मूव कर रही है, इसको जनरल एक्सरसाइजेस बोलेंगे, लाइक रनिंग कर रहे हैं, ये जनरल एक्सरसाइज। हाँ, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक्सरसाइजेस की, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अगर हम लोग किसी फोकस्ड चीज को काम कर रहे हैं, किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे काम कर रहे हैं, उसे सब्जेक्टिव बोलेंगे। और अगर हम लोग एक गोल की तरफ, लाइक जनरल बॉडी फिटनेस के लिए कुछ काम कर रहे हैं, लाइक मेरी ओवरऑल बॉडी हेल्थी रहे, उसके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मैं उसको ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज कहूंगा। अब इसके टेक्निक्स क्या हैं एक्सरसाइजेस के? टेक्निक्स ये हैं कि ऑब्वियसली एक स्टार्टिंग पोजीशन होना चाहिए हमारे पास, जब हम लोग उस पोजीशन पे हम लोग एक्सरसाइज करें उसके, ताकि वहां पर से हम एक मैक्सिमल एफिशिएंसी दे सकें अपनी एक्सरसाइज को। Instruction is given in a manner which will gain interest and cooperation of patient and understand both purpose and pattern of exercise. हम्म, तो ताकि हम लोग एक इंस्ट्रक्शन इस टाइप से दिए जाएं कि पेशेंट को उसमें कोऑपरेशन भी कर पाए वो हमारे साथ एक्सरसाइज के अंदर अंदर, और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी रहे, उसको पैटर्न पता हो एक्सरसाइज का, तो उसको हम लोग फ्री एक्सरसाइज के अंदर डालेंगे, के टेक्निक्स में डालेंगे कि उसे कोऑपरेशन होना चाहिए एक्सरसाइज के अंदर, उसको प्रॉपरली कर पाए, वो उसका इंटरेस्ट हो उस एक्सरसाइज करने, मतलब इट मीन्स कि समझ में आए कि करना क्या है उसे, अल्टीमेटली उसको ये बोलते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है द स्पीड एट विच एक्सरसाइज इज डन डिपेंड्स अपॉन द एक्ट रिक्वायर्ड विच इज यूजुअली स्लो। हाँ, जो स्पीड होगी वो एक्सरसाइज की समझाई जाएगी कि किस स्पीड में उसको करना है। अदरवाइज क्या होता है, रिपीटेशन तो हमने बोल दिया कि 15 रिपीटेशन करना है आपको, अपने हाथ को 15 बार मोड़ना है, लेकिन होता है कि इतनी जल्दी मोड़ दे रहा है कि उसका इफेक्ट का कुछ उस एक्सरसाइज का मतलब इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर स्पीड पे उस एक्सरसाइज को की जाती है कि आप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करिए फिर रिलैक्स करिए, एक पैटर्न है उस चीज़ को करने का, किसी भी एक्सरसाइज को करने का, तो वो पता होना चाहिए। ठीक है, अभी अफेक्ट एंड यूज ऑफ एक्सरसाइज। अब द जो इफेक्ट फ्री एक्सरसाइज के इफेक्ट्स क्या हैं, ऑब्वियसली रिलैक्सेशन। अभी अब जब करके देखते हैं खुद एक्सरसाइज, जब आप 1 घंटे एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद जो बॉडी होती है वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है। अब बॉडी फंक्शंस कर रहे हैं तो जॉइंट्स मूव होंगे, तो उसमें जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ती है, मसल्स की पावर एंड टोन बढ़ती है। मसल्स की पावर इन द सेंस कि मसल्स में एक पावर आएगी, कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करेगा तो टोन बढ़ेगी। लाइक आपने देखा होगा कि बॉडी बिल्डर्स की मसल्स जो है टाइट हो जाती हैं पत्थर की तरह, तो बोलते हैं टोन इंक्रीज होगी मसल्स की। उसके बाद न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, मतलब कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि कोऑर्डिनेशन बढ़ना, मतलब लाइक आप जैसे चल रहे हो, कोई आपके पैर से पत्थर लग गया आपके पैर में, लेकिन आप गिरे और फटाक से आपने बैलेंस बना लिया, मतलब थोड़ा झटका लगा और आपने बैलेंस बना लिया, दिस इज लाइक कोऑर्डिनेशन। तो आपका ब्रेन का आपकी मसल्स के साथ कोऑर्डिनेशन को कहते हैं न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, ये एक्सरसाइज मेरे से कम्प्लीटली हो रही है, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसके अंदर आपको। हम्म, अब बात करते हैं, फ्री एक्सरसाइज खत्म हो गई यहाँ पर। इसके बाद असिस्टेड। असिस्टेड मतलब कि कोई और करवा है, मतलब हेल्प कर रहा है मुझे एक्सरसाइज करने में। अब असिस्टेड एक्सरसाइज के प्रिंसिपल क्या है? व्हेन द फोर्स एग्जिस्ट on one of the body levers by muscular acceleration is insufficient for the production or control of movement, an external force may be added to augment it. This external force must be applied in the direction of the muscle section. Obviously अभी मसल्स जिस सेक्शन में काम कर रही है, लाइक मैं बाइसेप की बात करूं, मुझे 10 किलो का वेट उठाना है, लेकिन मेरे बस की नहीं है, मैं इतना, मेरी बॉडी बिल्डिंग नहीं है कि मैं एक बार में 15 किलो का वेट उठा पाऊँ अपने डंबल से। तो मैं, लेकिन मेरे साथ मेरा जिम ट्रेनर है, वो मुझे बोल रहा है कि नहीं आपको उठाना ही है, उठाना ही है। तो वो हल्का सा मेरे हाथ को पुश कर देगा कि हाँ हाँ उठाओ उठाओ उठाओ, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर करके वो पूरी मेरी रेपिटेशन करवा देगा। तो वो मेरा असिस्टेंस कर रहा है और मेरे साथ में वो जिस डायरेक्शन मेरी फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में वो काम भी कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग असिस्टेड एक्सरसाइजेस का प्रिंसिपल हो गया। टेक्निक्स क्या है असिस्टेड एक्सरसाइज करने की? स्टार्टिंग पोजीशन। ऑब्वियसली जब हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका एक स्टार्टिंग पोजीशन सेलेक्ट करेंगे कि हमें कहाँ पर किस तरीके से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, जहाँ पर बॉडी की
स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। लाइक मैं जब बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो एक सही जगह पे बैठ के ही करूँगा ऑब्वियसली। कहीं अगर एक अनट्रेंड व्यक्ति होगा तो वो कहीं पर भी खड़ा होकर शुरू हो जाएगा। तो स्टार्टिंग पोजीशन हम लोग सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमारी बॉडी को पेशेंट की जो अटेंशन है, उसका कंसंट्रेशन है, वो एक ही जगह पे रहे, ताकि वो अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा पाए जितना उसके अंदर दम है। लाइक मैं बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो सही से बैठ के करूँगा तो प्रॉपर अपना पूरा पावर उस मसल्स में लगा पाऊंगा। रदर देन अगर मैं कहीं और भी खड़ा होकर एक दीवार से टिका हुआ हूँ और एक हाथ से एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो वो नहीं लगा पाऊंगा। तो स्टार्टिंग पोजीशन सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें पेशेंट के केस पे अगर मैं बात करूं तो लाइक कोई भी पेशेंट है, जैसे कि फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट है, तो उसको पेशेंट में होता ये है कि हमारी डेल्टोइड मसल्स वीक हो जाती हैं, हमारी फ्लेक्सर मसल्स में आती है डेल्टोइड, वो वीक हो जाती है। तो अब मैं उसको बोलूँगा कि बैठ जाओ चेयर पे, उसके बाद अपने हाथ में 1 किलो का डंबल लो और उसको उठाओ, फ्लेक्शन मूवमेंट करो। तो पर्टिकुलर मैं आपको एक मूवमेंट सिखा रहा हूँ कि लाइक इस तरीके से आपको करना है, ये पोजीशन है आपकी। ऐसे नहीं कि लेटे हुए हैं दर्द में अपने घर पे आराम सो रहे हैं और उठा रहे हैं वेट को, तो वो एक गलत पोजीशन हो जाएगी, तो टेक्निक नहीं कहलाएगी। यही इस टाइप का एक स्टार्टिंग पोजीशन होता है। उसके बाद पैटर्न ऑफ मूवमेंट। पैटर्न पहले से ही मैं जनरल केस में ये करता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ एक्सरसाइज पहले, ताकि वो पेशेंट देखे ऐसे करना है और फिर वो खुद करता है। तो एक पैटर्न हो गया ऑब्वियसली। अब फिक्सेशन। अभी हर एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस पॉइंट पे उस हाथ को फिक्स कर दो आप। लाइक अगर मैं अपना कैमरा खोल रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं। Zoom is unable to detect. कैमरा नहीं चल रहा है लैपटॉप का। चलिए ठीक है, मेरा लैपटॉप का कैमरा नहीं चल रहा है तो मैं आपको ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ। कहाँ थे हम लोग? फिक्सेशन। फिक्सेशन मतलब कि लाइक जब मैं एक बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो इमेजिन करिएगा अपने हाथ की बॉडी में, आपके काम में आएगा आगे चलकर। जिम में आप लोग देखेंगे बहुत सारे लोग अगर आपके पहचान के होंगे तो गलत भी करते हैं इस चीज़ को। तो जब आप बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी जो एल्बो है वो आपके पेट से चिपकी हुई होना चाहिए। तब जाके आप अपने हाथ को पूरा नीचे लेके जाइए और अपने हाथ को ऊपर उठाइए। खुद करिएगा प्रैक्टिकली, जब मैं कर रहा हूँ तो आप सुनते सुनते उसको प्रैक्टिकल करके भी देखिएगा कि अपनी एल्बो को अपने पेट से टच करके फिर फ्लेक्शन करिएगा एल्बो का। एक ये पैटर्न है। एक ये है कि मेरा हाथ जो है अपने पेट से बहुत दूर है, उसके बाद मैं अपने एल्बो का फ्लेक्शन कर रहा हूँ। तो ये एक फिक्सेशन नहीं है, मतलब फिक्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मसल्स का प्रॉपर एफर्ट लग पाए। तो ये फिक्सेशन का एक एग्जांपल हो गया। अब अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो एडिक्वेट फिक्सेशन ऑफ द बोन, adequate fixation of the bone of origin of the prime morus improve their efficiency whenever possible its fixation। जब भी पॉसिबल हो, ऑब्वियसली जब पॉसिबल हो तो आप प्रॉपर फिक्सेशन कर दीजिए ताकि हम लोग जो है एक मैक्सिमम एफिशिएंट एक्सरसाइज करवा पाएँ उस मसल्स की। एक प्रॉपरली वॉलेंट्री मूवमेंट हम प्रोड्यूस कर पाएँ उस मसल्स की, अगर वो उस एक्सरसाइज की अगर हम लोग कराना चाह रहे हैं तो। अदरवाइज जो मसल्स की एफिशिएंसी है वो इतनी वीक है कि वो प्रॉपरली उठ नहीं पा रही है। जिस लाइक अगर मैं बात करूँ स्ट्रोक का पेशेंट है, उसमें बहुत कम एनर्जी रहती है, बहुत ग्रेड 1 और ग्रेड 2। मैं आपको स्ट्रेंथ के बारे में आगे पढ़ाऊंगा तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ही वैल्यू रहती है उसमें, मतलब इतना स्ट्रेंथ रहती ही नहीं है कि वो पूरा हाथ को अपने ऊपर उठा पाए। तो अगर मैं उसको एक प्रॉपर पोजीशन में कर देता हूँ तो वो थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत रेंज ऑफ मोशन तो कवर कर ही लेता है। तो अगर बहुत वीक मसल्स हैं तो भी हम लोगों को ज़रूरी है कि हम उसकी एक प्रॉपर फिक्सेशन कर दें किसी प्रॉपर पोजीशन पे जाके, ताकि हम लोग एक्सरसाइज को कर पाएँ। अभी बात कर रहे थे हम लोग स्टार्टिंग में मोबिलाइजेशन के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा मोबिलाइजेशन में इंपॉर्टेंट होता है फिक्सेशन। आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाकर किसी
पॉइंट पे फिक्स करके फिर मोबिलाइजेशन दिया जाता है। अदरवाइज आप कहीं पर भी कैसा भी हाथ रखा हुआ है और मोबिलाइजेशन नहीं दे सकते। तो उस टाइम पे भी फिक्सेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंस वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्लाइड्स जो दी जाती हैं मोबिलाइजेशन में वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स करके जॉइंट को तब दी जाती हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एग्जांपल की बात करूं तो मैं वेयर वी आर डूइंग रिस्ट फ्लेक्शन बट ड्यू टू वीक मसल्स दिस मूवमेंट इज कंपनसेटेड बाय एल्बो फ्लेक्शन, सो अवॉइडिंग दिस मूवमेंट यूज। हाँ, अभी होता ये कि लाइक अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक है, उसका हाथ मतलब वो रिस्ट के मूवमेंट्स को नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करता है, अपनी एल्बो को घुमाने उठाने लगता है, एल्बो से कुछ ना कुछ करने लगता है। मतलब वो उसको कंपनसेट करने के लिए अपनी एल्बो उठा लेता है, रिस्ट नहीं उठा पाता तो इसलिए उसको फिक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एल्बो को वहीं के वहीं दबा दोगे पेट की तरफ, तो फिर वो एल्बो फिक्स मतलब वहाँ फिक्स हो जाएगी, तो वो सिर्फ रिस्ट का ही मूवमेंट पॉसिबल हो पाएगा रेदर देन एल्बो के मूवमेंट के लिए, इसलिए फिक्सेशन जरूरी है। सपोर्ट, अभी सपोर्ट भी ज़्यादा ज़रूरी है। सर हाँ हेलो हाँ, बोलो सर, बोलो। कुछ लोग वेटिंग में हैं, उनको कर लीजिए। कब से वेटिंग है, मतलब 1-2 मिनट से या फिर जब से स्टार्ट हुई तब से ही? सर आप देख लीजिए, कोई लोग वेटिंग में होंगे तो उनको ऐड कर लीजिए। एक तो मैंने ऐड कर दिया है। न्यूली कौन, नेहा आई है क्या? यस सर। नेहा, अभी ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा ना आपको एडमिट होने में? नो सर, ये चलो ऐसे मैं 2-3 मिनट से करी थी, लेकिन मैंने टाइम ही नहीं देखा था। 9:30 बजे क्लास है। कोई बात नहीं, बाकी का बच्चा वो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आगे अपन लोग बात कर रहे थे। हाँ, फिक्सेशन मैंने आपको बता दिया था कि मोबिलाइजेशन करने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स करना जॉइंट को ज़रूरी होता है, तभी आपकी मूवमेंट प्रॉपरली हो पाती है, ग्लाइड प्रॉपर जा पाती है ना। अभी हम लोग सपोर्ट की बात करेंगे। अभी लाइक अगर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, एल्बो में फ्लेक्शन ही कर रहा हूँ, बाइसेप्स पर मसल्स करा रहा हूँ, तो भी हम लोगों को अगर बात करें, बहुत अगर मसल्स वीक है, तो उस टाइम पे हम लोग एंटी ग्रेविटी को रोकने के लिए सपोर्ट दी जाती है। लाइक अगर कुछ मूवमेंट्स होती हैं, जब हम लोगों का पेशेंट अगर ग्रेड 2 में है, आप लोग मोबिलाइजेशन मोबिलाइजेशन क्या वो एमएमटी में पढ़ेंगे कि एमएमटी के अंदर मसल्स मैनुअल मसल्स टेस्टिंग यस सर, पढ़ा था। ग्रेड 2 रहता है, तो वो एंटी ग्रेविटी करना होता है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे सपोर्ट दिया जाता है मसल्स को, तभी वो मतलब काम कर पाती है। क्योंकि वो बहुत वीक होती हैं, तो उस टाइम पे सपोर्ट देना पड़ता है, इसलिए उस टाइम पे सपोर्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। अभी इसी सपोर्ट को अपन लोग यूज़ कर लेते हैं वाटर हाइड्रोथेरेपी होती है एक। हाइड्रोथेरेपी में होता ये है कि पेशेंट को एक वाटर टब, बहुत बड़ा टब होता है जिस पेट तक पानी भरा रहता है, उसमें खड़ा होता है वो और चल रहा होता है वो। तो वहाँ पर भी हम लोग एक टाइप का सपोर्ट देते हैं, क्योंकि वीकनेस है और उसकी स्ट्रेंथनिंग भी करनी है, और ग्रेड 2 में भी है वो, तो उसमें सपोर्ट देते हैं। अब सस्पेंशन थेरेपी भी इसका एक एग्जांपल है, जिसमें कि आपका हाथ जो है सस्पेंडेड रहता है एक रोप से, और फिर उसको आपको साइड में एबडक्शन और एडक्शन मूवमेंट करना होती है। लाइक आपने ऊपर से बांध दिया उसको रस्सी से, नीचे आपने उस पर हाथ टांग दिया, उसके बाद आपने एबडक्शन यानी एबडक्शन पता ही होगा मूवमेंट, एबडक्शन और एडक्शन मूवमेंट करवाई, तो ग्रेड 2 का है वो, तो उस पर सपोर्ट भी है और वो मूवमेंट भी कर पा रहा है, तो इसलिए सपोर्ट का इम्पोर्टेंस है। सपोर्ट समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अभी एंटागोनिस्टिक मसल्स, अभी एंटागोनिस्ट क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? सर जो सर जो अगेंस्ट अगेंस्ट में वर्क करती है, एक एगोनिस्ट होती है, एक एंटागोनिस्ट होती है। ठीक एगोनिस्ट है, जो होती है वो सपोर्ट में करती है, एंटागोनिस्ट अपोजिट में। ठीक है। तो जब मैं मूवमेंट करता हूँ एगोनिस्ट का, तो एंटागोनिस्ट का मूवमेंट होता है कि नहीं? बताओ। यस सर, ये दोनों आपस में काउंटर बैलेंस करती है मूवमेंट को। ठीक है, अगर मुझे बाइसेप्स को एक्टिवेट करना है, तो कौन सी मसल्स होगी एंटागोनिस्ट? ट्राइसेप्स। बिल्कुल सही। तो मतलब वो अगेंस्ट में काम कर रही होती है कई बार,
आपके आगे स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज के अंदर आप पढ़ोगे कि आप अगर एंटागोनिस्ट को रिलीज करते हो तो एगोनिस्ट मसल्स अच्छे से काम कर पाती है। तो इसका भी ध्यान रखना होता है ऑब्वियसली जब एक्सरसाइज की जाती है। टेक्निक्स के अंदर, असिस्टेंट एक्सरसाइज के अंदर टेक्निक्स में रिट्रैक्शन भी आता है। ट्रैक्शन क्या है? ऑब्वियसली किसी भी मसल्स को जब हम, लाइक अगर मैं बात करूँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, तो उसमें क्या जाता है, ट्रैक्शन दिया जाता है, या फिर लंबार स्पॉन्डिलाइटिस में भी ट्रैक्शन दिया जाता है। उसमें दोनों तरफ से पकड़ के स्पाइन को खींच दिया इन रियल टर्म्स ऑफ हिंदी, दोनों तरफ से प्रेशर लगाया जाता है। नीचे की तरफ आपकी खुद की बॉडी होती है जो एक पर्टिकुलर वेट है उसमें, ऊपर से आपकी मशीन आपको पीछे की तरफ खींच रही है। तो ट्रैक्शन होता है जो कि मसल्स को स्ट्रेच करता है, जिसके कारण आपको मसल्स के अंदर एक स्टिमुलस कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, वो तो है ही। अदरवाइज मेन रीज़न तो यही है कि आपको नर्व कंप्रेशन वहाँ से हटानी है, इसलिए हम लोग ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। नर्व कंप्रेस हो रही होती है दो वर्टिब्रास के बीच में, तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं उस चीज़ को, ट्रैक्शन को, यानी कि ठीक है। ट्रैक्शन तक ही मैंने शेयर किया था, बट टाइम कम टाइम में 7 से 8 पेजेस हो गए अपने, तो मैं आगे के भी शेयर कर देता हूँ। आज ट्रैक्शन तक ही रखे क्योंकि शिखा ऐड नहीं हुई है। शिखा फिर उसका छूट जाएगा बहुत ज्यादा। छूटेगा नहीं ना, ये तो सॉल्यूशन है अपने पास। मैंने पूरा जितना भी अपन लोग बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो उनको यूट्यूब पे पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेकर अभी तक सारा मैं शेयर कर दूंगा। ओके सर। क्या कह रही बेटी? सर आप म्यूट हो गए हैं। हाँ, वो मैंने म्यूट कर दिया है। जस्ट मैं अभी एक फोटोज जो आगे के 8-10 पेजेस है ना वो शेयर कर रहा था, इसलिए। ओके सर। वैसे तो हो गया है वो, बस कर ही रहा हूँ मैं। हाँ, अभी आवाज आ रही ना मेरी? हाँ, तो ऑब्वियसली इसके बाद 7th पॉइंट है द असिस्टेंस फोर्स। कभी भी एक्सरसाइज करने से पहले हम लोगों को असिस्टेंस भी देना होता है एक्सरसाइज में। इसका मैं पेज शेयर कर दूंगा आपको थोड़ी देर से, बट उससे पहले आपको ऑर्डरली समझाते जा रहा हूँ थोड़ी देर में कि असिस्टेंस भी देना होता है एक्सरसाइज में।
जब अगर किसी पेशेंट अगर कोई एक्सरसाइज को नहीं कर पा रहा है तो उसको असिस्टेड करते हैं हम लोग। उसका पॉइंट भी उन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पर ऐड कर दिया है कि असिस्टेंस भी दिया जाता है। जो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल में दिया था, लाइक बस बाइसेप्स का वेट मुझसे नहीं उठ रहा है तो जिम ट्रेनर आके थोड़ा सपोर्ट कर देता है मुझे, तो वो एक असिस्टेंस के रूप में भी काम करता है। उसके बाद द कैरेक्टर ऑफ द मूवमेंट। किस टाइप की हमें मूवमेंट करनी है, किस तरीके से मूवमेंट करनी है, ये हम लोगों को उसको समझाना होती है। किस तरीके की वो एक्सरसाइज है ये समझाना होती है, पहले भी मैंने बताया था आपको। उसके बाद रेपिटेशंस, जितने रेपिटेशंस हैं किस टर्म्स में कितने रेपिटेशन करने, लाइक मैं बाइसेप्स की एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं 15-15 के 3 सेट्स करता हूँ, 3 सेट्स विद 15 रेपिटेशंस, तो ये मुझे समझाना होता है ऑब्वियसली। तो ये भी एक चीज़ है जो हमें पेशेंट को समझाना होती है ड्यूरिंग द एक्सरसाइजेज पीरियड। एंड द 10th पॉइंट इज द कोऑपरेशन ऑफ द पेशेंट। जो पेशेंट का कोऑपरेशन है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम किसी भी एक्सरसाइज को करें, या चाहे वो असिस्टेड हो या एक्टिव असिस्टेड हो या असिस्टेड हो, किसी भी टाइप की एक्सरसाइज हो तो उसमें कोऑपरेशन पेशेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अभी अफेक्ट्स एंड यूजेस ऑफ असिस्टेड एक्सरसाइज। जब हम लोग असिस्टेड एक्सरसाइज करते हैं तब उससे क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं हमारे बॉडी पे, वो देख रहे हैं हम लोग। जब हमारी मसल्स वीक है, इनकेपेबल है, ग्रेड 2 की है, तब हम लोग उसको असिस्टेड करते हैं, उसको असिस्टेड टाइप ऑफ एक्सरसाइज बोलते हैं। उस बीच में इतनी मतलब लाइक ऑब्वियसली जब उसकी ग्रेड 2 है तो ग्रेड 3 पे ले जाने के लिए उसको कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो उसमें हम लोग असिस्टेड करेंगे, उसको थोड़ी हेल्प करते हुए उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे ताकि ग्रेड 3 पे लेके जा पाए हम लोग उसको। तो वो असिस्टेड एक्सरसाइज का यूज़ हो जाएगा कि ग्रेड 3 पे ले जाने के लिए हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं अर्ली स्टेजेस में। न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमारे ब्रेन को हमारी मसल्स से जब जोड़ते हैं उसको न्यूरोमस्कुलर कहा जाता है। तो उसके जो री एजुकेशन है, लाइक अगर किसी पेशेंट की कोई नर्व टूट गई है, नर्व कंप्रेशन हो गया या फिर कंप्रेशन के कारण टूट गई, लाइक मीडियल नर्व इंजरी हो गई ड्यू टू ट्रॉमा ऑफ योर रेडियल और अल्नियर बोन, तो अभी उस वापस सर्जरी हुई, उस मसल्स को मतलब इस नर्व को उन्होंने ठीक कर दिया, सही जगह पे लगा दिया, लेकिन मूवमेंट तो उस टाइम पे ग्रेड 2 ही रहेगी, उसे उठेगा नहीं, लेकिन उसको हम लोग री एजुकेट कर रहे हैं, उस मसल्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उस नर्व को ट्रेन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे असिस्टेड एक्सरसाइज का यूज किया जाता है। आपको समझ में आया ना न्यूरोमस्कुलर इंजरी क्या होती है, न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन क्या होता है? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को एग्जांपल समझ में आया ना कि न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन क्या होता है? हेलो, मैं ऑडिबल हूँ या नहीं? हेलो, यस सर, अब आ रही है वॉइस। पहले आ, यस सर, आ रही है ना आवाज? यस सर अभी आ रही तो है। मैं बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आया कि न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन क्या होता है? यस सर आ गया। चलो दीपशिका बताना जरा न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन क्या होता है? हेलो दीपशिका, या तो तुम क्लास में नहीं हो, और अगर क्लास में हो और नहीं बोल रही हो तो बोल लो, अदरवाइज मैं तुम्हें कॉल करके पर्सनली बात करने वाला हूँ। चलो ठीक है, जैनब तुम बताओ। जैनब, आर यू हेयरिंग माय वॉइस? नेहा तुम्हें सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन क्या होता है? फिर अभी आपने वो जो एक्सरसाइज बताई है, जैसे कि कोई भी पेशेंट में कर रहा है, रिपीटेड एक्सरसाइज कर रहा है, हम्म तो सर जो कोऑर्डिनेशन बन रहा है वही वही होता है ना? वो तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हो गया, लेकिन री एजुकेशन क्या होती है? सर पेशेंट को सही से बताना। नहीं देखो, री सर एजुकेशन ये जैसे किसी पेशेंट हाँ सर बोलो बोलो। जैसे किसी पेशेंट को कोई इंजरी हो गई या फिर मतलब इंजरी हो गई है सर, तो इंजरी हम्म के बाद अपन उसको फिर ऐसी टेक्निक्स होती है कि हम्म अपन उनको फिर से सिखाते हैं कि अपनी नर्व्स और अपनी बॉडी के मूवमेंट को कोऑर्डिनेशन करके कैसे मूवमेंट करना है।
फिर से अपन उनको सिखाते हैं। उसी को न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन बोलते हैं। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन सही बताया तुमने नेहा, लेकिन बस उसमें रीएजुकेशन बोलना होता है तब जब लाइक उसको अपन लोग फिर से कर रहे हैं, लाइक उसमें कोई इंजरी आ गई, उस इंजरी को हमने ठीक किया, उसका न्यूरो यानी कि अपने नर्व्स का और मस्कुलर यानी कि हमारी मसल्स का, दोनों का ठीक कर रहे हैं, उसको हम लोग न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन बोलते हैं, जो कि हम लोग असिस्टेड एक्सरसाइज के द्वारा ही कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसमें स्ट्रेंथ होती तो वो ऑब्वियसली वो नर्व्स की इंजरी होती ही नहीं। अगर नर्व इंजरी हो गई है तो वो चला गया ग्रेड 2 के अंदर, तो उसे उठाते नहीं बनेगा अपने हाथ को। तो अब हाथ उठाने के लिए उसको कौन सी एक्सरसाइज की जाएंगी, वो सारी की सारी असिस्टेड एक्सरसाइज करवाई जाएंगी ड्यूरिंग दैट टाइम। हाँ, द मेमोरी ऑफ द पैटर्न ऑन द, एक मिनट, द मेमोरी ऑफ द पैटर्न ऑफ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट इज स्टिमुलेटेड। ऑब्वियसली जब हम लोग अगर बात करता हूँ मैं, अगर स्ट्रोक पेशेंट की, उस वो अपनी पूरी एक टाइप का पार्ट हेमिप्लेजिक हो गया है वो, तो हम लोग कंटिन्यूसली असिस्टेड एक्सरसाइज करवा के उसके अंदर एक मेमोरी डेवलप करते हैं कि ये कंटिन्यूस मूवमेंट करनी है करनी है करनी है करके, तो वो डेवलप होती चली जाती है उसके ब्रेन के अंदर। तो उस टाइम पे हम लोग इसलिए असिस्टेड एक्सरसाइज कराते हैं। और अगर वो करेक्ट खुद से अपनी एक्सरसाइज को कर नहीं पा रहा है तो उसको एक असिस्टेड एक्सरसाइज के द्वारा हम लोग वो एक्सरसाइज को करवाते हैं, ताकि वो एक्सरसाइज को करता रहे, तो फिर उसके बाद उसमें लाइक महारत हासिल कर लेगा, उसमें एक मास्टर बन जाएगा, तो फिर वो खुद से उस एक्सरसाइज को कर पाएगा। इसलिए हम लोग असिस्टेड एक्सरसाइज कराएंगे, और फ्रिक्वेंसी एंड रिपीटेशंस वगैरह सारी चीज़ें हम लोग उसको करा करा के, तैयारी करा करा के उसको सिखाते जाएंगे। तो उसके अंदर उसकी पर्टिकुलर पेशेंट की जो अब अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, कि अगर उसको इंजरी हुई है किसी नर्व में लाइक मीडियल नर्व इंजरी हुई है, ठीक है। अभी अगर मैं उसको कंटिन्यूसली एक असिस्टेड मूवमेंट करवाऊंगा उस पर्टिकुलर मसल्स की, तो होता ये है कि वो जो हमारी मसल्स के अंदर और हमारे नर्व्स मसल्स के अंदर ही फाइबर्स होते हैं, ए डेल्टा फाइबर और बी डेल्टा फाइबर्स, ये सारे फाइबर्स होते हैं जो कि ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं कि यहाँ पर पेन हो रहा है या मूवमेंट हो रही है या कुछ भी सेंसेशंस हैं, वो ब्रेन तक लेके जाते हैं। अभी जब हम लोग ये असिस्टेड एक्सरसाइज करेंगे तो वो फैसिलिटेट होंगे, यानी कि वो एक्टिवेट हो जाते हैं जब हम लोग कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं। तो इसमें से एक एग्जांपल के तौर पे आपको बहुत आगे पढ़ेंगे रूट्स अप्रोच के अंदर, फाइनल ईयर के टाइम में, कि रूट्स अप्रोच होता है, उसके अंदर क्या होता है, मस्क्यूलर स्ट्रेच होता है। कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जब मसल्स में कुछ स्ट्रेच पड़ता है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वो जब आप असिस्टेड एक्सरसाइज करोगे, स्ट्रेच करोगे या कुछ भी मूवमेंट होंगी, तो वो ब्रेन तक सिग्नल जाएगा कि यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, तो वो सब एक्टिवेट होते हैं। तो उस सारी ट्रेनिंग का इसके बारे में इस पर्टिकुलर पॉइंट में एक्सप्लेनेशन किया गया है कि is facilitated in neuromuscular pathway assisted exercise may therefore be helpful in training coordination, वो कोऑर्डिनेशन को बनाने में हेल्पफुल होगी। If the patient knows that his limb is supported throughout the movement, he will encourage to make an maximum efforts. अब यहाँ पर आपका जो है मीटिंग खत्म होने वाली है, तो यहाँ पर आज क्लास खत्म करें या फिर मैं और थोड़ा सा आगे का ले लूँ? सर नेट खत्म हो गया जैनब का, मेरा कंप्लीट कर लेते हैं। क्या बोल रही हो? मैम इफेक्ट्स एंड यूजेस कंप्लीट कर लेते हैं सर, फिर